Guys, this is AP. Welcome back to my YouTube चैनल AP सर इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये CGL 2020 का फोर्थ पेपर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं और ये उसी सीरीज़ का चौथा पेपर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन फिलर का है, देखते हैं। अ डैश सॉवनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। वर्ल्ड मीट के ओकेजन पर एक सॉवनियर रिलीज़ किया जाएगा और वो सोवनियर कैसा होगा। सोवनियर मीन्स होता है एक्चुअल में, अगर इसका सही से प्रोनाउंसिएट करो तो सुवनियर बोलते हैं। सुवनियर इसका मतलब तो कोई स्मृति चिन्ह, कोई निशानी, ऐसे ही कोई निशानी होगी, कोई स्मृति चिन्ह होगा। आई थिंक दैट इज़ केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग और समबडी, उसे बोलते हैं सोवनियर। तो एक सोवनियर रिलीज़ किया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट, वर्ल्ड मीट की ओकेजन के दौरान या ओकेजन पर। तो वो कैसा होगा? जनरस होगा। जनरस तो कोई इंसान होता है, जनरस मीन्स होता है उदार, काइंड हार्ट जिसे बोलते हो, या फिर लार्जर देन यूजुअल भी बोल सकते हो इसको जनरस सेंस में। कंसिडरेबल जानते हो, पर्याप्त जिसे बोलते हैं। बाउंटीफुल भी मतलब होता है वही, लार्जर क्वांटिटी या लार्ज इन क्वांटिटी, उसका भी मतलब होता है। लेकिन जैसा कि सेंस आ रहा है कि एक सोवनियर रिलीज़ किया जाएगा, वो सोवनियर कैसा होगा? बड़ा होगा, लार्ज सोवनियर होगा। और लार्ज सोवनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। तो उस लार्ज की जगह पर वहाँ पर उसका सिनोनिम रख दिया गया है वॉल्यूमिनस। सो वॉल्यूमिनस इसीलिए यहाँ पर आंसर है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो यहाँ पर किसी भी एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं थी। एक सॉवनियर रिलीज़ किया जाएगा, कोई निशानी रिलीज़ की जाएगी, वो भी एक सेंटेंस सही हो सकता था। लेकिन चूंकि ये एडजेक्टिव लगाना चाह रहे हैं और सेंस कुछ ऐसा आ रहा है कि एक लार्ज सॉवनियर रिलीज़ किया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट, तो उसका सिनोनिम आपको यहाँ पर रख दिया गया है कि वॉल्यूमिनस उसका सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, जनरस और कंसिडरेबल, बाउंटीफुल नहीं होगा क्योंकि ये क्वांटिटी के लिए यूज किए जाते हैं, मात्रा के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूमिनस यानी लार्ज के सेंस में वॉल्यूमिनस यहाँ पर रख दिया गया है, जो कि ऐसा आंसर सही है, मतलब मेरे हिसाब से भी सही है। और उन्होंने एक एडजेक्टिव अगर यूज किया है तो वॉल्यूमिनस को यूज किया है इन द सेंस ऑफ लार्ज, मतलब लार्ज के सेंस में, मैसिव सेंस में। बहुत बड़ा सॉवनियर रिलीज़ किया जाएगा, कोई निशानी होगी, कोई चीज़ होगी जो बहुत बड़ी होगी और कोई बहुत बड़ी सॉवनियर रिलीज़ की जाएगी ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट, वर्ल्ड मीट के ओकेजन पर, अवसर पर। ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है, इम्प्रूवमेंट देखना है, क्या कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या फिर सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। देखते हैं। सेंटेंस कह रहा है आई विश आई हैव कम एन आर सूनर। काश ऐसा होता, काश लगाते हैं आई विश के साथ, जब बोलते हैं ना, इसकी हिंदी होती है काश। ये हमारी कहते हैं सेमी क्लोज कंडीशन है, याद रखिएगा। या फिर आप जिसे बोलते हो कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस की एक आप रूल कह सकते हो कि रूल एक्चुअल में कुछ होते नहीं है, हम उसके कॉन्सेप्ट बताते हैं बेसिकली। लेकिन आप रूल के माध्यम से समझ सकते हो कि रूल होता है कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो आई विश से स्टार्ट हो, वुड दैट से स्टार्ट हो, एज दो से स्टार्ट हो, इनके साथ जो वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लूरल। अब प्लूरल तो आप कहोगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लूरल का क्या मतलब? तो प्लूरल का मतलब है कब? जब बी की फॉर्म आए। बी की फॉर्म मतलब कि वॉज या वर। जब वर का वाज या वर में यूज करना हो तो फिर आप वर का यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे आई विश या वुड दैट के साथ, ऐसे सिचुएशन में। अच्छा, ये अगर किसी को लग रहा हो कि ये क्या इंसिडेंट पास्ट का होता है, एक्चुअल में पास्ट का नहीं होता, ये प्रेजेंट का सिचुएशन होती है। ये प्रेजेंट की सिचुएशन होती है। और ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे मूड को बोलते हैं सब्जंक्टिव मूड। अगर आपने किसी से पढ़ रखा होगा या मैसेज जो पढ़ रखे होंगे, वो जरूर इस वर्ड को सुने होंगे, सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। तो सब्जंक्टिव मूड की जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट के एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है जो कि अनरियल हो, हाइपोथेटिकल हो। आपको पता है ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं हुआ। जैसे मैं बोलूँ काश में प्रधानमंत्री होता, तो आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। आई वर लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है ये हाइपोथेटिकल है, अनरियल सिचुएशन है, और ये हमारी मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक ऐसा मूड है जो प्रेजेंट में है, लेकिन ये प्रेजेंट का मूड जो है कहा जाएगा सब्जंक्टिव मूड। और जो सब्जंक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ब की यूज की जाती है वो पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ये सेंटेंस तो पास्ट का बन जाएगा, लेकिन क्या ये एक्चुअल में पास्ट का है? नहीं, ये प्रेजेंट का है। हालांकि ये लंबा कॉन्सेप्ट है, आपको क्लास में समझाता हूँ, या फिर अभी मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ तो उसमें मैं आपको समझाऊँगा ये चीज़ें। वहाँ पर हमारा आपका आमना सामना हो जाएगा, लाइव लेंगे क्लासेस, तो ये बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए, अगर देखना है तो यहाँ पर वर तो नहीं है, क्योंकि आई विश आई वर, और वर अगर होता भी तो सेंस नहीं आता, क्योंकि वर के बाद कम तो आ नहीं गया, मीनिंग नहीं आ रही है।
तो यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, वही आंसर हमारा हो जाएगा हैड, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, याद रखिएगा। और इसकी V1 फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म हैज़ होती है, प्लूरल फॉर्म हैव होती है, ये याद रखिएगा। तो आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर, काश ऐसा होता, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा ये कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि फाइंड द अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम फाइंड करना। एक वर्ड दे रखा है इन्वेड और इसका एंटोनिम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग तो हमें आनी चाहिए। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना या फिर कोई चीज़ जीत लेना, इन्फ्रेंच करना, सीज करना, इस टाइप से इसके मीनिंग होते हैं। प्लंडर करना, असेल करना, चार्ज करना, इन्फ्रिंज ऑन, इस टाइप से इसके मीनिंग होती हैं। जैसे मैं सेंटेंस को अगर फ्रेम करूँ इन द सेंस ऑफ अटैक, अटैक के सेंस में अगर मैं सेंटेंस को फ्रेम करूं, जैसे मैं कहूं कि इंडिया इन्वेडेड चाइना या इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान इन 1971, 1971 में इंडिया ने इन्वेड किया था पाकिस्तान पर, इस टाइप से। तो हम अच्छा एक चीज़ यहाँ पर याद आ गया, मैंने सेंटेंस को फ्रेम किया है इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान इन 1971। हमने ये नहीं सेंटेंस में फ्रेम किया है कि इंडिया इन्वेडेड ऑन पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लगाऊं इंडिया इन्वेडेड ऑन पाकिस्तान तो अच्छा लग रहा है, लॉजिकली लग रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, याद रखिएगा। इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान ये सही हो जाएगा। सेंटेंस देखो मैंने फ्रेम किया तो मुझे चीज़ें याद आ गई, और चीज़ें याद आ गई तो मैंने उसे क्लियर कर दिया। जैसे अटैक वर्ब है, याद रखिएगा। अटैक अगर वर्ब की तरह यूज किया जाएगा तो अटैक इन मतलब अटैक कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन अगर ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा तो फिर ये प्रपोजिशन ले लेगा। जैसे कैसे? जैसे मैं कहूँ इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, ठीक है। फिर मैं बोलूँ इंडिया मेड एन अटैक ऑन पाकिस्तान, तब भी सही है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ऐसे अच्छा, ये कब चीज़ें क्लियर होंगी? जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करो खूब। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है? एंटोनिम फाइंड करना है। तो इन्वेड के मीनिंग हमने बता दिया क्या क्या हो जाएंगे। जैसे असॉल्ट, असॉल्ट भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम ही है। असॉल्ट का भी मतलब होता है ना किसी को ब्रुटलाइज करना, सताना, परेशान करना उसे बोलते हैं। सीज का भी मतलब होता है जब्त करना, ना कहीं इसका सिनोनिम है। सेम मोर ओवर सेम मीनिंग देते हैं ये, क्योंकि जब्त करोगे तो उस पर आक्रमण ही करोगे, इस टाइप से। तो अटैक हो गया, असॉल्ट हो गया, सीज हो गया, और भी जैसे प्लंडर मैंने बताया। असेल, असेल का मीनिंग जैसे ASSAIL, असेल वर्ड होता है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। चार्ज इसका सिनोनिम हो जाएगा। इन्फ्रिंज ऑन इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्वेड का। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है सरेंडर हो जाएगा, घुटने टेक देना। आक्रमण करना, घुटने टेक देना, उसका अपोजिट है ना, तो सरेंडर हो जाएगा। ईल्ड वर्ड आपने सुना होगा एज अ वर्ब, ईल्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी सरेंडर हो जाएगा, उसका मतलब सरेंडर होता है, मतलब सॉरी, यहाँ पर इन्वेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर हो जाएगा, सरेंडर कर गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है। सेंटेंस में क्या कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या है तो करिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। ये सेंटेंस कह रहा है द प्लेस इज़ टू मच नॉइजी। हमें पता है सेंटेंस की पार्सिंग करनी है। पार्सिंग कहने का मतलब है कि सेंटेंस के हर एक वर्ड को ब्रेक करना, और उसे हमें पता होना चाहिए कि ये इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल मीनिंग कन्वे कर रहा है, उसे हम पार्सिंग बोलते हैं। तो द प्लेस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज़ टू मच नॉइजी, नॉइजी व्हाट? नॉइजी क्या है? नॉइजी एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। अच्छा, अगर आपने कहीं पढ़ रखा होगा या फिर आपने किसी बुक से पढ़ रखा होगा या फिर आप रिवीजन अगर कर रहे हो तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, टू मच और मच टू। अब आपको पता होना चाहिए कि टू मच के बाद यहाँ पर नाउन आता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। तो टू मच जो दे रखा है ये मीनिंग क्या दे रखा है कि बहुत ज़्यादा नॉइजी है। तो टू मच नॉइजी ना होकर होना चाहिए था मच टू नॉइजी। क्या होना चाहिए था? मच टू नॉइजी, क्योंकि हमें पता है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा ये सब चीज़ें। टू मच के बाद नाउन आता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। कैसे याद रहेगा? मच एक एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन ही तो आता है ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, ठीक है। मच टू एडवर्ब है, सॉरी मच टू हमारा जो आएगा उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, तो मच टू एडजेक्टिव आएगा, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, इस टाइप से। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, टू मच के बाद नाउन आएगा, मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा। नॉइजी एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन जो बनता है वो नॉइज़ बनता है, NOISE, नॉइज़, नॉइज़ नाउन बनता है। तो या तो आप इसे ऐसे कहो द प्लेस इज़ मच टू नॉइजी, सेंटेंस सही हो जाएगा। मीनिंग क्या दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नॉइजी है, इतना ज़्यादा नॉइजी नहीं होना चाहिए था, ये मीनिंग दे रहा है।
तो उसके अलावा हमें कोई ऑप्शन देखना है, देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर एक ऑप्शन ये होता मच टू नॉइजी तो वो आंसर हो जाता, चूँकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है मच टू मच नॉइजी है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन मच नॉइजी हो सकता था, लेकिन यहाँ उससे पहले मीनिंग नेगेटिव दे रहा है, नहीं हो पाएगा। मच नॉइजी भी नहीं होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू नॉइजी। अब ध्यान दीजिएगा, जो टू टू एडवर्ब दे रखा है, अगर ये जिस भी वर्ड के पहले लग जाए, अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके पहले अलग लग जाए तो ये मीनिंग को नेगेटिव कर देता है। अगर नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले लग जाए तो वो मीनिंग को पॉजिटिव कर देता है, याद रखिएगा। जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ टू ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब है वो खूबसूरत तो है लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहिए, ये मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर इसे नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले लगा दे तो ये पॉजिटिव मीनिंग देने लगता है। जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ टू डल, यानी वो बहुत ज़्यादा डल है, इतना नहीं डल होना चाहिए। तो मीनिंग देखो, सेंस तो नेगेटिव था लेकिन मीनिंग जो इसकी आ गई वो क्या हो गई, पॉजिटिव मीनिंग आ गई। यानी एडजेक्टिव नेगेटिव था लेकिन मीनिंग पॉजिटिव देने लगा। तो ये टू एडवर्ब अगर उस एडजेक्टिव के पहले बैठा होगा तो याद रखिएगा, तो ऐसी मीनिंग देगा। लेकिन ये टू अगर सेंटेंस में लास्ट में दे रखा हो तो इसकी मीनिंग भी होती है। जैसे बोलते हैं ना भी, सेम टू यू वाला, तो वो नहीं सॉरी। ऐसे मैं बोलूँ मैं भी वहाँ गया था, आई वेंट देयर टू, इस टाइप से। तो टू लास्ट में लगाकर लोग भी का मीन्स सेंस निकालते हैं, वहाँ पर भी सेंस सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ में हमें ईडियम फाइंड करना है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। एक लंबी स्टोरी को छोटा बना देना ना, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे बोलते हैं टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो क्या हो जाएगा, टेल समथिंग ब्रीफली, बहुत ही थोड़े शब्दों में किसी चीज़ को ब्रीफली बता देना, मतलब संक्षिप्त में बता देना, उससे बोलते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही जगजाहिर आंसर है, सभी लोगों को पता होगा। फोर्थ नंबर, टू टेल समथिंग ब्रीफली, ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, नहीं, पसंद नहीं करता, ऐसे कोई मीनिंग नहीं है। लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज, ऐसी भी कोई मीनिंग नहीं है। टेल समथिंग इन राउंड अबाउट वे, इसके लिए एक वन वर्ड आता है, टेल समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे, मतलब गोल मटोल के बात करना, घुमा फिरा के बात करना, मेन मुद्दे की बात ना करना, उसे क्या बोलते हैं, उसे सरकम लोकेशन बोलते हैं। सरकम लोकेशन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सरकम लोकेशन में जिससे होता है टू टेल समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे, इधर उधर की बातें करना, मेन पॉइंट मत कर नहीं बताएंगे, है ना। जैसे बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, है ना, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, उसे भी बोल सकते हैं सरकम लोकेशन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फाइंड करना है ट्रांसमिट का। ट्रांसमिट अगर देखा जाए तो ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, पास ऑन करना। पास ऑन करना मतलब जानते हैं, कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, इम्पार्ट करना, रिले करना, इस टाइप से इसका मीनिंग हो जाएगा। वैसे अगर देखो तो रूट वर्ड से भी आप मीनिंग निकाल सकते हो ट्रांसमिट, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मिट होते हैं ना, यहाँ पर लिखा है, वो जो होते हैं उसका मतलब होता है रिलीज़ करना, कोई चीज़ जाने देना। तो ट्रांसमिट मतलब कि रिलीज करना, जाने देना, उसे बोलते हैं। उससे बना वर्ड ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा, इस टाइप से वर्ड आपने सुना होगा। तो ट्रांसमिट यहाँ पे बना है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें सिनोनिम फाइंड करना है, तो कन्वे हो जाएगा। कन्वे मीन्स होता है ना, बोलते नहीं कि मेरी विशेष जो है कन्वे कर देना अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, फ्रेंड्स को, इस टाइप से। तो कन्वे करना उसे भी बोलते हैं ट्रांसमिट करना। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना हो जाएगा। कैच मतलब उसका स्वीकार करना मतलब पकड़ लेना, यानी कि कैच और रिसीव ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे ट्रांसमिट के। मीनिंग तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि नरेशन में है तो अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में बनाना, और इनडायरेक्ट में है तो उसे डायरेक्ट में बनाना है, ये पॉइंट ये कह रहा है। Whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter. मैंने अपनी डॉटर से पूछा था, किससे देखा था आपने, किससे देखा था शॉपिंग मॉल में आज। तो ये सेंटेंस कह रहा है। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है कि अगर नरेशन में इनडायरेक्ट में, अगर मैं डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में उसे हम असर्टिव में बना देते हैं, याद रखिएगा। और होम से अगर स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो ये सेंटेंस जो दे रखा है, होम डिड यू सी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नरेशन बनता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, याद रखिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किस में है देख लीजिए आप,
ऑप्शन से देखिए करिए, आप बहुत आसानी से कर लेंगे सब चीज़ें। सेकंड नंबर को एलिमिनेट कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पर लिखा है शी सॉ, पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। थर्ड नंबर को मैंने एलिमिनेट इसलिए किया क्योंकि शी हैज़ सीन दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, गलत कर दिया। फोर्थ नंबर को हम लोगों ने एलिमिनेट इसलिए किया क्योंकि होम डिड सी सॉ, होम डिड सी सॉ कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है। क्यों? दो रीज़न है, एक तो हम इसे असर्टिव में रखेंगे, दूसरा डिड के बाद कभी सॉ नहीं आता है, सी आता है, V1 फॉर्म में आती है, याद रखिएगा। सो 2, 3, 4 तो हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा वही हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा कह रहा है वो हमारा ग्रामेटिकल एरर देखना है, क्या उसमें कोई एरर है या नहीं है, अगर है तो क्या है वो हमें फाइंड करनी है। कह रहा है इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज़ टू मैनकाइंड। ये सेंटेंस कह रहा था। हमें एक चीज़ पता है, ये बातें हमें ये बात पता है कि इट जो है ये एक डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। ये किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है। तो लेकिन ये जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। यानी इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इट के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, याद रखिएगा। इसका एक और स्ट्रक्चर ग्रामर में यूज किया जाता है, जब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, जैसे मैं बोलूँ इट के साथ अगर बी की फॉर्म कोई आए, बी वर्ब की फॉर्म कोई आए, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। आपने सुना होगा इट इज़ आई हु हैव गॉन देयर, ऐसे बोलते हैं ना, इट इज़ आई हु हैव गॉन देयर। तो इट इज़ आई बोलते हो, याद रखिएगा, इट इज़ मी नहीं बोलते हो। ये एक कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा। लेकिन इट के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट के बाद हैव बिन तो आएगा नहीं, क्या आएगा, इट हैज़ बिन आएगा। इट के बाद हैज़ आएगा यहाँ पर, क्योंकि हैव की जो V1 फॉर्म होती है वो हैज़ होती है, इससे पहले अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में बहुत ही आसानी से एरर फाइंड कर लिए होगे आप सभी लोग, बहुत ही आसान है। क्या होना चाहिए था, इट हैज़ बिन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज़ टू मैनकाइंड। ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो सेकंड नंबर इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सब्जेक्ट था, बहुत ही आसान सेंटेंस था, कोई टफ नहीं था। मुझे नहीं लगता ये कोई टफ सेंटेंस कहा जाएगा। 9 नंबर सेंटेंस कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम फाइंड करना है न्यूमरस का। व्हाट डू मीन बाय न्यूमरस? न्यूमरस मीन्स होता है ना काउंटलेस, असंख्य जैसे बोलते हो, सेवरल बोलते हो, इन्यूमरेबल जैसे बोल सकते हो। अम्पटीन आपने वर्ड सुना होगा, UMPTEEN, अम्पटीन। प्लेंटीफुल वर्ड आपने सुना होगा, कॉपियस वर्ड आपने सुना होगा। ये सारे के सारे सब सिनोनिम हो जाएंगे किसके, न्यूमरस के। तो न्यूमरस के सिनोनिम जैसे सेवरल हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सेवरल इज गोइंग टू बी द राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड न्यूमरस। न्यूमरस का जो हो जाएगा ना, नंबर देना, टोटल जानते हो। फ्यू मीन्स होता है ना के बराबर, ये भी हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो ये कोई भी इसका सिनोनिम नहीं है, सेवरल ही इसका बेस्ट सिनोनिम है इस ऑप्शंस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है एंटोनिम। एक वर्ड दे रखा है, उसका एंटोनिम यानी उसके अपोजिट में कौन सा वर्ड होगा ये हमें बताना है। टॉक्सिस, व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिस? टॉक्सिस का मतलब होता है जहरीला, जैसे बोलते हैं पॉइजनस। पॉइजनस हो गया, वेनमस हो गया। वेनमस की स्पेलिंग होती है VENOMOUS, वेनमस। वेरुलेंट वर्ड आपने सुना होगा, वेरुलेंट। वायरुलेंट यानी VIRULENT होता है, VIRULENT, वेरुलेंट हो गया आपका। तो टॉक्सिस हो गया, पॉइजनस हो गया, वेनमस हो गया, वेरुलेंट हो गया आपका, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आपने एक वर्ड सुन रखा होगा रूट में, टॉक्स। टॉक्स बोलते नहीं, पॉइजन हो जाता है, जैसे पॉइजन, इसी से बना है। आपने वर्ड अगर सुन रखा होगा इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन। और फिर उसी को किसी को किसी को नशे में कर देना उसे इंटॉक्सिकेट बोलते हैं, और किसी को नशा से मुक्त कर देना, फ्री कर देना, उसे क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। तो देखो टॉक्सी वर्ड यहाँ पर आया नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइजन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। टॉक्सी रूट वर्ड है ना, जो तो उसी से बना है ना पॉइजन। तो यहाँ पर ये हमें मीनिंग याद करने में हेल्प करेगा। टॉक्सिस की मीनिंग हमने बता दिया। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना है। तो टॉक्सिस यानी जो ऐसी चीज़ जो हानिकारक हो, हार्मफुल हो,
वो हो जाएगी, तो उसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। हेल्दी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। लीथल क्या होता है, लीथल भी इसी का सिनोनिम हो सकता है, लेकिन लीथल ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो वीपन्स के यूज में किया जाता है ना, हथियारों के लिए, बहुत ही घातक जैसे बोलते हो। हालांकि ये सिनोनिम है टॉक्सिस का, याद रखिएगा। हार्मफुल भी सिनोनिम है टॉक्सिस का, और वेनमस तो मैंने बता ही दिया, इसका सिनोनिम है टॉक्सिस का। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड हमें फाइंड करना है एंग्जियस। एंग्जियस की स्पेलिंग सही से स्पेल्ड की गई है, ANXIOUS होता है। विशियस की स्पेलिंग गलत दे रखी है, VISHIOUS नहीं होता है, VICIOUS होता है। आई रिपीट, VICIOUS। आप सभी ध्यान दें, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए इस सेंटेंस को या इस वर्ड को। VICIOUS होता है। विशियस मीन्स होता है मैलिसियस, जिसे बोल सकते हो आप, मैलिफिसेंट बोल सकते हो, एट्रोसियस बोल सकते हो, फेरोसियस बोल सकते हो, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। विशियस मीन्स होता है ना दुर्भावनापूर्ण टाइप का, विशियस, VICIOUS, विशियस। मिमिक जानते हो, मिमिक्री करना, मिमिक करना, कॉपी करना उसे बोलते हैं। मॉइस्चर जानते हो, मॉइस्चराइजेशन से बना है ना मॉइस्चर, तो ये सब इसकी मीनिंग है। एंग्जियस के बारे में अगर मैं बता दूं तो एंग्जियस जैसे इंसान कोई होता है तो दो रीजन से हो सकता है। कैसे, एक उसका एंग्जियस होने का सब्जेक्ट क्या है, एक उसका एंग्जियस होने का रीज़न क्या है, कॉज क्या है। कैसे, जैसे मैं बोलूँ मैं चिंता हूँ, अगर मैं चिंतित हूँ तो मेरे चिंतित होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो कि मेरा सब्जेक्ट क्या है चिंता होने का, दूसरा मेरा कारण क्या है। सब्जेक्ट मतलब कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ उसकी वजह से मैं चिंता हूँ, कारण मतलब कि कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं चिंता हूँ। तो ये यहाँ पर अलग अलग ये प्रपोजिशन भी लेता है, याद रखिएगा। एंग्जियस अबाउट अगर मैं बोलूँगा तो सब्जेक्ट ऑफ वरी होगा, याद रखिएगा। एंग्जियस अबाउट अगर मैं बोलूँ तो ये सब्जेक्ट ऑफ वरी यानी परेशान हूँ, चिंता हूँ। एंग्जियस एट अगर मैं बोलूँ तो कॉज ऑफ वरी, किस कारण से मैं चिंतित हूँ, वो याद रखिएगा। लेकिन एंग्जियस फॉर अगर मैं बोलूँ, एंग्जियस फॉर, तो इसका मतलब होता है ईगरनेस दिखाना, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ किसी चीज़ को लेकर, जानने को लेकर कोई चीज़, तो वहाँ पर मैं बोलते हैं ना एंग्जियस फॉर। याद रखेंगे, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बता दिए, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इसे, एंग्जियस के बारे में। जनरली आपको किताबों में नहीं मिलती हैं, सब प्रैक्टिस से ही चीज़ें निकल के आती हैं। और जैसे भी वो वैसे भी एंग्जियस का सिंपल यूज करते हैं बिना किसी प्रपोजिशन के, बोलते नहीं ये हमारे लिए एंग्जियस मोमेंट्स थे, बहुत ही एंग्जियस मोमेंट्स थे, ऐसा बोलते नहीं है। कई बार आपने अगर पढ़ रखा होगा, अगर आप डेली जो ना रीडिंग स्किल्स आप बढ़ा रहे होंगे तो ज़रूर आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे सेंटेंस मिलते रहेंगे। एंग्जियस मोमेंट्स हैं ये मेरे लिए थे, ऐसे टाइप से। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं, कभी भी कोई वर्ड फिक्स प्रपोजिशन नहीं लेता, या फिक्स्ड प्रपोजिशन जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। प्रपोजिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने मीनिंग बता दिया, डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट हम प्रपोजिशन यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो वहाँ पर पता चल जाएगा। प्रैक्टिस हम इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि हमारे लिए पता चल जाता है कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया। एक्चुअल में फिक्स्ड प्रीपोजिशन कोई वर्ड होता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर जो टिपिकल टॉपिक आपको लगते हैं प्रीपोजिशन टाइप के, तो मैं उसका ज़रूर कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, उस पर बेहतर एक क्लास बना दिया करूँगा। या फिर जल्दी, जैसे मैंने बताया ना कि मैं जल्दी एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ, पेड बैच है ये, और लिमिटेड बच्चों के लिए है, क्योंकि जो हमारे बच्चे लिमिटेड ही हमारी क्लास में रहते हैं, वो लिमिटेड बच्चों के लिए ये पेड बैच में लॉन्च करने वाला हूँ, और जल्द ही इसकी घोषणा करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक देखना हमें। अगला क्या लिखा है, यू नीड नॉट। देखिए यू के बाद यहाँ पर नीड नॉट जो आया है ये मॉडल है, जिसे बोलते हैं मॉडल वर्ब। हमें पता है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है। हालांकि ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाए, क्योंकि इनमें अगर एक ये देते, जैसे इन्होंने आंसर दिया है मेक, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इन्होंने एक और आंसर दे रखे होते टू मेक, तो आई एम श्योर, मुझे पता है कि 90% लोग वही मार देते, आंसर टू मेक। लेकिन आपको पता है ना, नीड नॉट यहाँ पर मॉडल है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब की V1 फॉर्म आती है वो V1 फॉर्म आती है, याद रखिएगा। V1 मतलब कि बिना टू के। तो यू नीड नॉट। अब देखो, डू सो मच फस, अब हमें पता ना मेक अ फस एक ईडियम होती है, मेक अ फस। मेक अ फस का मतलब क्या होता है,
मेक अ फस का मतलब होता है ना बात का बतंगड़ बना देना, छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना देना, इस टाइप से बोलते हैं मेक अ फस। बोलते नहीं डोंट मेक अ फस, छोटी बात को बड़ा मत बनाओ यार, डोंट मेक अ फस, उसे बोलते हैं मेक अ फस। तो मेक अ फस एक ईडियम है, अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आपके लिए आसान है, बहुत ज़रूरी। बस ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर कोई कभी एग्जामिनर ऐसा कुछ कर पाए कि नीड नॉट के साथ यहाँ पर टू मेक लगा दे तो गलती हो जाएगी। रीज़न यही है कि नीड नॉट मोडाल है, मोडाल के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है, याद रखिएगा। अगर मैं कभी ये सेंटेंस में फ्रेम किया और आपको अगर टेलीग्राम चैनल पर अगर मैंने क्विज डाली तो ज़रूर उसमें एक सेंटेंस दूंगा, ऐसा ऑप्शन दूंगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि चीज़ें क्लियर रखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट मेक सो मच फस अबाउट वेयरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट। इसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए बाहर जब जाओ मास्क पहनने को लेकर, तो क्योंकि मास्क पहनना ज़रूरी है, ये आज के सिचुएशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा उसे मुद्दा मत बनाओ। मेक अ फस, मेक अ फस मतलब है ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को तूल देना, बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना, एग्जैजरेट वे में कहना, या कहते नहीं कोई कुछ भी यहाँ पर हाइपोथेटिकल वे में कह देना, बहुत बड़ी बात बना देना। इसके लिए एक और ईडियम आता है, या प्रोवर्ब कह सकते हो, ईडियम नहीं प्रोवर्ब कह सकते हो, कहावत कह सकते हो, तिल का ताड़ बनाना। बोलते नहीं कि उसके लिए ईडियम आती है, सॉरी प्रोवर्ब आती है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। बोलते नहीं तिल का ताड़ बना दिया, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल जानते हो ना, एक होती तिल की हिल थी, उसका आपने माउंटेन बना दिया, यानी बहुत छोटी बात थी और उसका आपने पहाड़ बना दिया, इसे मीनिंग कहते हैं। तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल इसे बोलते हैं। So option number 4 is going to be your right answer. Moving on next, question number 13. 13, select the most appropriate meaning of the given idiom. Again idiom की meaning हमें find करना है। इसका meaning है full of beans. Full of beans का मतलब होता है lively, in highly spirit, बहुत ज़्यादा मतलब जीवंत वे में होना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, फुर्तीला होना, हेल्दी होना, उसे बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। इससे कोई बोलो, कोई अगर आपसे कहे कि हाउ आर यू नाउ डेज, आई एम फुल ऑफ बीन्स नाउ डेज, ऐसे बोल सकते हो ना, आई एम फुल ऑफ बीन्स नाउ डेज, मैं बहुत ज़्यादा लाइवली हूँ, हाई स्पिरिट हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए मीनिंग क्या हो जाएगी, फुल ऑफ एनर्जी। अब हेल्थ को लेकर कुछ और ईडियम आते रहते हैं, ज़रा सुन लीजिए। जैसे कभी आ जाए एज फिट एज अ फिडल, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक ईडियम ये आता है एज फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल, याद रखिएगा। इसका भी मतलब वही होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होना, खुशी हो, मतलब सुखी में होना, एनर्जी में होना, याद रखिएगा। एक और ईडियम याद रखिएगा, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, जैसे बोल सकते हो डेली लाइफ में आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इसका भी मतलब वही है कि हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ में है, स्वस्थ लाभ है हमारा, सब कुछ ठीक है, इसे बोलते हैं ना आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ। एक और ईडियम आता है एज राइट एज रेन, ये भी कई बार पूछा गया है। हालांकि इससे पहले वाले जो दो मैंने ईडियम बताया है, एज फिट एज अ फिडल, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, ये कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो हेल्थ को लेकर ये भी ईडियम्स पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव हेल्थ बताते हैं, अच्छी हेल्थ को बताते हैं ये सब। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स। ओके, कह रहा है कि अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, यानी बिना उनको बताए या बिना उनके जाने एक प्राइवेट कन्वर्सेशन किसी की सुनता हो, उसे क्या बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेटर बोलेंगे? नहीं, इन्फिल्ट्रेटर तो बोलते हैं घुसपैठियों को। घुसपैठियों यानी कि बिना बताए कहीं पर प्रवेश कर जाना, उसे बोलते हैं घुसपैठिया। तो इन्फिल्ट्रेटर नहीं होगा। स्पाई मीन्स होता है जासूस, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो होते हैं जासूस। तो वहाँ पर ये भी मीनिंग नहीं, इसका जो मीनिंग है वो ईव्स ड्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपर। याद रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अपने मीनिंग होते हैं, अपने वर्ड होते हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा। इनको यहाँ पर सिनोनिम नहीं यूज किए जाते हैं, इनके अपने खुद के वर्ड होते हैं, उन्हें याद करना आपको पड़ेगा। और ये लिमिटेड होते हैं, आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, वहाँ से सब पढ़ डालो एक तरफ से। तो ईव्स ड्रॉपर बोलते हैं अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन, जो बिना किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनता है, बोलते नहीं कान लगा के उसकी बातें सुन रहा है, उसे बोलते हैं ना ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर कई बार याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, ईव्स ड्रॉपर बोलते हैं। सीक्रेट एजेंट यानी कि स्पाई। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीअरेंजमेंट का है, अरेंजमेंट दिखाना है। हमने अरेंजमेंट के तरीके बता दिए हैं कि कैसे कोई सेंटेंस अरेंज किया जाएगा। सबसे पहले एक ऐसे सेंटेंस को देखिए जो सेंटेंस का यानी जो पैसेज को, जो ग्राफ को स्टार्ट कर रहा हो,
उससे पहले कोई उसके बारे में ना चर्चा की गई हो। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है कि देन आई टुक। अब देन आई टुक यानी कि इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं क्लू मिल रहा है कि इससे पहले कोई ना कोई एक्शन हो चुका है, यानी ए से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, यानी जो ऑप्शन दे रखा है थर्ड वो गलत हो जाएगा। आई, फिर बी में देखते हैं, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सा अ ब्लाइंड मैन। बिल्कुल, आ ब्लाइंड मैन। और देखिए डी में दे रखा है द ब्लाइंड मैन। इससे पहले भी मैंने चर्चा कर दिया है, कई बार बताया है कि जब भी एक ही वर्ड के लिए दो आर्टिकल आए, एक में इनडेफिनेट आर्टिकल हो एन ए एन और ए और एन, और दूसरे में डेफिनेट आर्टिकल हो, तो पहले इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा फिर डेफिनेट आर्टिकल आएगा, क्योंकि पहले कोई चीज़ हमारे लिए इनडेफिनेट होती है, बाद में वही चीज़ हमारे लिए डेफिनेट हो जाती है। याद रखिएगा, मैंने कई बार ये बात बताई है। तो अब हमें पता है कि अब ब्लाइंड मैन वाला पहले आएगा, डी के बाद, डी बाद में आएगा, यानी सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट होगा वो बी से स्टार्ट होगा। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, क्या देखा, अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, जो एक अंधा आदमी जो है ना वो कोशिश कर रहा था स्ट्रीट को क्रॉस करने का। फिर मैंने क्या किया, डी, आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। वॉक क्रॉस मतलब कि उसके पास जाना, मिलना, ऐसे बोलते हैं ना। तो आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। फिर क्या हो जाएगा, बी डी, यानी बी डी किस में है। अब सो देखो, दो ही मैंने मैच किया, आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, क्योंकि बी डी से कोई स्टार्ट ही नहीं है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। सो बी डी ए सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। यही स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में भी अपनाना है। जब ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हों और आप डैम श्योर हो कि यही से स्टार्ट हो जाए, तो आंसर बढ़ जाइए। ये नहीं कि टाइम वेस्ट करिए वहाँ पर, चेक करें, मैच करें। ऐसा करोगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि हम डैम श्योर हैं, क्योंकि हमें पता ना, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सा ब्लाइंड मैन, यही हमारा सेंटेंस पैसेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, और यही एक इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज़ को। तो यही हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है कि एरर फाइंड करनी है। अगर कोई सेंटेंस में एरर है तो फिर फाइंड करिए। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, सेंटेंस की पार्सिंग करते रहोगे, मीनिंग आसानी से समझते में आएंगे, और वो जो एरर हैं उन्हें आसानी से पकड़ पाओगे। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्टेड मेन वर्ब हो गए। रिक्वेस्टेड हुम, द टीचर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो टीचर्स लिखा है, यहाँ पर जो वर्ड है द टीचर्स, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था किसका, रिक्वेस्टेड का, क्योंकि रिक्वेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था। लेकिन हमें पता है ना, ये जो टीचर्स दे रखा है ये पजेसिव केस में दे रखा है। पजेसिव केस में यानी कि ये डिस्क्रिप्शन हो गया, और जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो एडजेक्टिव बनते हैं, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो दो तरीके हैं इसको सही करने के, या तो आप इसे करो यहाँ पर टीचर्स के साथ कोई नाउन दे दो, जो अगर कोई नाउन दोगे तो वो रिक्वेस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है, तो क्या करना है आपको, द टीचर्स की जगह पर यहाँ पर द टीचर या द टीचर्स कर देना है, यानी कुल मिला के एपोस्ट्रॉफी यस को ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पजेसिव केस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पजेसिव केस किसी न किसी नाउन के साथ आता है, आपको पता है ना। जैसे मैं बोलूँ राम्स कार, अब राम्स बोलना गलत था, लेकिन राम्स कार बोलना सही है, क्योंकि कार पे उसका पजेशन है, तो राम के साथ अपोस्ट्रॉफी लगा के आपने कार पर पजेशन शो कर दिया, राम्स कार सही हो गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पजेशन लगाकर कोई नाउन ही नहीं दिया, गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, या तो आप सिंगुलर टीचर करो या टीचर को प्लूरल कर दो, टीचर्स हो जाएगा, लेकिन अपोस्ट्रॉफी ना लगाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रॉफी से लेने लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हमने देखो पार्सिंग किया, आसानी से चीज़ें समझ में आ गई। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द टीचर्स ना होकर यहाँ पर या तो द टीचर करो या द टीचर्स इन प्लूरल सेंस में करो, ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सेकंड 17 बढ़ते हैं। 17 में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग और एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया के साथ, टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, उसके लिए क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, आप सभी को पता है। सो ये तो आसान है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, याद करना पड़ेगा आपको। हैंगर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, फोर्थ नंबर, है ना। शेड क्या होता है, शेड अगर आपने सुना होगा, गांव के जो लोग, जैसे हम लोग गांव से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि शेड क्या है। शेड मीन्स होता है ना, छप्पर टाइप का बना दी जाता है, खपरिया टाइप की बना दी जाती है जानवरों को रखने के लिए, तो उससे बोलते हैं शेड बन गया। एयरपोर्ट समझते हो आप। बार्न क्या होता है, BARN, बार्न। बार्न बेसिकली खेत खलिहान में एक ना, कुछ लोग जैसे अच्छे पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, तो एक खेत खलिहान में एक कमरा बना दिए जहाँ पर भूसा वूसा रख दिया है कुछ ऐसा, या फिर घर से थोड़ा दूर पर कोई ऐसा बढ़िया सा बना दिया जो जहाँ पर जानवर रखे जा सकते हैं, बड़ा सा थोड़ा सा, उसे बोलते हैं बार्न। तो ये भी एक टाइप की बिल्डिंग ही होती है, लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फॉर्म इन विच क्रॉप्स और एनिमल्स आर
केप्ट, यानी जहाँ पर एक तो क्रॉप्स यानी फसलें या तो फिर एनिमल रखे जाते हैं उन्हें बार्न बोलते हैं। हैंगर समझते हो क्या मीनिंग है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन अगेन हमारा रीअरेंजमेंट का है, ध्यान देखिएगा। रीअरेंजमेंट बताना है, फिर से मैंने बताया ना, रीअरेंजमेंट में सबसे पहले आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो स्टार्ट कर रहा हो। अब हमें पता है दिस इन्वेंशन यानी ए से तो नहीं स्टार्ट होगा, दिस इन्वेंशन यानी कौन सा इन्वेंशन, किसी न किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं, पेनिसिलिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज़ इन्वेंटेड, ठीक है, ये पेनिसिलिन की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी सेंटेंस को ये स्टार्ट कर सकता है। फिर सी में कह रहा है इन द बिगिनिंग हाउएवर वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी, यानी कि देखो ध्यान दीजिएगा, कौन सी डिस्कवरी, कोई डिस्कवरी हुई होगी उसके बारे में बात कर रहा है, यानी सी भी नहीं स्टार्ट करेगा। इट्स यूज़ किसका यूज, यानी डी भी नहीं स्टार्ट करेगा, यानी हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सिर्फ बी से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन है बी ए डी सी, आंसर मार दो, आगे बढ़ जाओ। बहुत ही आसान तरीका है ये, अगर आपको कभी बाद में टाइम मिलता है तो आप मैच कर लीजिए उसे, अदरवाइज़ यहाँ पर ऑप्शन ही कोई नहीं है जो बी से स्टार्ट हो एक ही ऑप्शन के अलावा। सो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। बी ए डी सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हम नहीं मैच कर रहे हैं क्योंकि हमने पता है, हम ये पढ़ चुके हैं, और हम, अगर आपको लग रहा है तो आप इसे मैच कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें फाइंड करना है पैसिव वॉइस। समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक। अब देखो मैंने अभी बताया ना कि पजेसिव केस के साथ यहाँ पर नाउन आएगा। देखो अब पजेसिव केस ट्रेवलर में लगाया गया है, उसके साथ चेक से उसका नाउन दे दिया गया है, तो ये सेंटेंस सही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, समवन को हम पार्सिंग करेंगे। समवन सब्जेक्ट हो गया, स्टोल मेन वर्ब हो गई, स्टोल व्हाट, हिज ट्रेवलर्स इज चेक, यानी हिज ट्रेवलर्स चेक जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमें पता है कि जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो हिज ट्रेवलर्स चेक्स जो है वो प्लूरल है, सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट के जो पैसिव वॉइस होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। चेक्स चूँकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर आ जाएगा, जिसमें देख लीजिए आंसर हो मार दीजिए। पहले वाले में देख रखा है वाज लगा दिया, गलत हो जाएगा, आगे हमें पढ़ने नहीं है। सेकंड वाले में वर लगा रखा है, सेंटेंस सही है और आंसर भी इन्होंने दे रखा है, आगे देख लेते हैं। थर्ड वाले में इन्होंने दे रखा है आर लगा दिया, गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो पास्ट इंडिफिनिट का जो पैसिव बनता है वाज या वर के साथ बनता है, गलत हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला समवन हैड बीन स्टोल हैड बीन पास्ट परफेक्ट बना दिया, वो भी गलत है। दूसरा स्टोल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, स्टोलन होना चाहिए था, ये भी गलत है। ये भी नहीं, एसएससी वाले सही नहीं कर पाते हैं अच्छे से। यानी कुल मिला के सेंटेंस बहुत ही आसान आते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो बहुत ही आसान तरीके से 7 या 8 मिनट में, 6-7 मिनट में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो 25 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं यही टाइम, इतनी टाइम फ्रेम में। समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक्स व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप, इसका जो पैसिव बनेगा हिज ट्रेवलर्स चेक्स वर स्टोलन वर स्टोलन व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। फाइंड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली यानी कि अब देखिए आर्बिट्रेरी सही से स्पेल्ड किया गया है, इसका मतलब होता है मनमाना, बोलते नहीं। जैसे आप सिनोनिम अगर देखें आर्बिट्रेरी का तो कैप्रिसियस आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, कैप्रिसियस, CAPRICIOUS, कैप्रिसियस। विम्जिकल, मनमौजी बोलते हैं जैसे विम्जिकल, तो वो हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरी बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। स्क्रूटनाइज समझते हो क्या होता है, स्क्रूटनाइज भी बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। सेरेब्रल जो रिलेटेड टू माइंड होता है वो भी हमारा सही से स्पेल्ड किया गया है। यानी विड्रॉल जो लिखा है वो गलत दे रखा है। विड्रॉल की स्पेलिंग जो होनी चाहिए थी लास्ट में W के बाद A आना चाहिए था, WAL, यानी W जिसकी स्पेलिंग होती WITHDRAWAL होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन इन्होंने सिर्फ WL लगा दिया, जो कि गलत हो जाएगी। इसके स्पेलिंग क्या है, W के साथ A आना चाहिए लास्ट में, WAL, है ना। तो विड्रॉल मीनिंग हो जाती है उसका, विड्रॉल, है ना। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। लिख नहीं रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हो, और रिवीजन आप तभी करते हो जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चीज़ें आप बस तैयारी करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो। आगे देखते हो, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्लोज टेस्ट का है। क्लोज टेस्ट में कह रहा है इट इज़ ट्रू, ये सच है, क्या सच है, दैट द मोर यू स्टडी, कि जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे, वाह
ये सेंटेंस कई बार हम लोग क्लास में भी पढ़ते रहते हैं ना। इट इज़ ट्रू, ये सच है दैट द मोर यू स्टडी, जितना ज़्यादा तुम पढ़ते हो या पढ़ोगे, द मोर यू डैश योर हॉरिजन, द मोर यू डैश योर हॉरिजन एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ट्रू, ये सच है दैट की द मोर यू स्टडी, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे, द मोर यू क्या करोगे, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें नॉलेज होंगी आपको, उतना ज़्यादा विस्तार होगा आपके नॉलेज में, उतना ज़्यादा आपका दिमाग सोचने के तरीके बढ़ जाएंगे, सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज बदलेगा थोड़ा ना, नैरो संकीर्ण थोड़ा ना होगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो चीज़ें संकीर्ण थोड़ा हो जाएंगी, वो तो ब्रॉड वे में हो जाएंगी, चीज़ें और ज़्यादा निकल के आएंगी आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं इंग्लिश जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि कैसे क्या बना। पहले क्या हो लगता था कि ये रूल है, रूल कुछ नहीं है, ऐसा है ना। तो इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू क्या हो जाएगा, नैरो नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, कन्वर्ट बदलोगे नहीं, क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। क्या एक्सपेंड करोगे, योर हॉरिजन, हॉरिजन वे में यानी विस्तार वे में। हॉरिजन जानते हो ना, जो तो क्षैतिज टाइप का जिसे बोलते हो, है ना। हॉरिजन का एंटोनिम एक वर्ड सुना होगा आपने, वर्टिकल। तो हॉरिजन वे में यानी बहुत ही विस्तार पूर्वक में आप क्या करोगे, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करोगे। तो एक्सपैंड यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू एक्सपैंड योर हॉरिजन एंड हेंस योर, और उसी और अतः, इसलिए बोलते नहीं, और अतः योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके नज़रिया होंगे सोचने के, देखने के, किसी चीज़ को समझने के, अंडरगोज अ डैश, अंडरगोज अ डैश, क्या हो जाएगा, डैश, ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही। बैकवर्डनेस थोड़ा ना होगी, आप पीछे थोड़ा ना जाओगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अगर आपका हॉरिजन ब्रॉड होगा, यानी कि सोचने समझने के तरीके बढ़ेंगे और चीज़ें अच्छे से जान पाओगे, व्यापक वे में जान पाओगे, तो क्या होगा, आपके अंदर बदलाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके सोचने के तरीके बदलेंगे। जैसे मैं अपनी जगह, आप हमने हमारी जगह पर रख लीजिए अपने आप को ऐसे इस सिचुएशन में। तो बैकवर्डनेस यानी पिछला नहीं, पीछे नहीं जाओगे। बैकवर्डनेस का मतलब पीछे चले जाओ, ऐसा थोड़ा ना होगा। सक्सेशन मीन्स होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी थोड़ा ना किसी के बनोगे। इनलार्जमेंट मीन्स होता है बढ़ाना है इन एरिया में, इसमें एरिया वाइज में, यहाँ तो पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर की जो बेटर वर्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, याद रखिएगा, है ना। सो क्या हो जाएगा, इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू expand your horizon and hence your point of view undergoes a transformation। याद रखिएगा, undergoes a transformation। a person with higher education, एक ऐसा इंसान जो उच्च गुणवत्ता यानी उच्च एजुकेशन के साथ, उच्च एजुकेशन के साथ, हायर एजुकेशन के साथ, certainly निश्चित रूप से has a better dash what, क्या बेहतर होती है। एक ऐसा इंसान जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हो, निश्चित रूप से उसके साथ क्या होता है, उसके पास क्या होता है। कोई भी आप अच्छा एजुकेटेड पर्सन लीजिए, जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगी उतना ज़्यादा आपकी सोचने समझने की जो नज़रिया होगी वो ब्रॉड वे में हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेटेड जितना ज़्यादा हो उतना नहीं, आप एक्सपीरियंस से भी आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, ऐसा भी मीनिंग है। तो लेकिन हम यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं वो पैसेज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, अपना सब्जेक्टिव मोड नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद रखिएगा। अ पर्सन विथ हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज़ अ बेटर डैश एंड आइडियाज़ टू हेल्प। एंड आइडियाज़ यानी यहाँ पर एंड आइडियाज़ आया है, तो एंड के बाद यहाँ पर जो आइडियाज़ है इससे मिलता जुलता वर्ड ही आएगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया है एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेम टाइप के वर्ड को कैरी करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा। हाँ, आइडियाज़। अब देखो, अ पर्सन विथ हायर एजुकेशन सर्टेनली निश्चित रूप से हैज़ अ बेटर आउटलुक, बिल्कुल सही, बेटर आउटलुक होगा, एंड आइडियाज़ होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे, बिल्कुल ये बात पॉइंट सही है। बाकी कोई वर्ड है ही नहीं, लक नहीं हो सकता थोड़ा ना, और स्कोप भी नहीं होगा, रूटीन भी नहीं होगा, क्योंकि ये मीनिंग ही नहीं कोई दे रहा है, स्कोप रूटीन लक का। सो ऑप्शन नंबर 2 आउटलुक हो गए, है ना। आउटलुक एंड आइडियाज़ टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल डैश व्हाट, सोसाइटल डैश, याद रखिएगा, सोसाइटल डेवलपमेंट, बिल्कुल सामाजिक परिवर्तन में जो हेल्प मदद करेगा वही हमारा हो जाएगा। तो क्या होगा, एलाबोरेशन नहीं होगा, सोसाइटल डेवलपमेंट होता है, तो वर्ड कॉमन है, याद रखिएगा, कई बार आपने सुना भी होगा क्लोज टेस्ट में या द हिंदू में, कई बार आपने अगर अच्छे से पढ़ा हो, या पेपर कोई टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी पेपर अगर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं। सोसाइटल डेवलपमेंट, ये तो बहुत आसान ही है। मैच्योरिटी नहीं होगा, इसे राइपनिंग नहीं होगा, राइपन से बना है राइपनिंग, याद रखिएगा। राइपन मीन्स होता है पकाना या पकना, लेकिन राइपनिंग मतलब पका हुआ, ऐसा थोड़ा ना है। इलाबोरेशन मतलब विस्तार वे में नहीं, डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का 3 हो जाएगा, डेवलपमेंट, हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल डेवलपमेंट।
आइडियाज़ दैट आर गैदर्ड, अब देखो विचार जो गैदर्ड किए जाते हैं फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से, है ना। अब देखो जो कोई इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा और उच्च गुणवत्ता मतलब उच्च से एजुकेशन प्राप्त किया रखा होगा, उसके जो सोचने समझने के तरीके बदल गए होंगे और सोसाइटी में बदलाव ला रहा होगा, तो उसको क्या होगा, आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो होंगे, आइडियाज़ दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से, सच पीपल यानी ऐसे लोगों से, कैसे लोगों से, वो लोग जो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन किए लिए हुए हैं, वो लोग, है ना, जिनके आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ हो, हॉरिजन एक्सपैंड हुआ हो उस टाइप से। तो क्या करेंगे, आइडियाज़ दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश फॉर द नेशन एज अ होल, है ना। अब क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव सेंस की मीनिंग आ रही है हमारे अंदर से, आप हमने ऑप्शन नहीं देखा, देखिए कोई पॉजिटिव सेंस की मीनिंग आ रही है 25 में, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 में, आइडियाज़ दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, बिल्कुल ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल जो बहुत ही विस्तार में उनका दृष्टिकोण होगा, बिल्कुल सही बात है, दृष्टिकोण होगा उनका, परिप्रेक्ष्य होगा, जो भी होगा ना, पर्सपेक्टिव जिसे बोलते हैं, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव फॉर द नेशन एज अ होल। जाहिर सी बात है अगर पढ़े लिखों के द्वारा ना हर चीज़ अच्छी होगी, तो उनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा, ये मीनिंग दे रहा है। तो बहुत ही आसान था। पॉस्चर नहीं होगा, पॉस्चर का मतलब होता है ना, जैसे आपके उठने खड़े होने बोलने के तरीके, चलने तरीके, हाव भाव, उसे बोलते हैं पॉस्चर। तो पॉस्चर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्सपेक्टिव जो उन्होंने दे रखा है वो बिल्कुल सही से दे रखा है, इसका मतलब होता है दृष्टिकोण मत। प्रेजुडाइज भी नहीं होगा, प्रेजुडाइज बेसिकली नेगेटिव मीनिंग होता है, इसका मतलब तो पूर्वाग्रह, है ना, बायस हो जाना, इन्फ्लुएंस हो जाना, प्री कंसेप्शन जैसे बोल सकते हो ना, प्रेजुडाइज हो जाना। प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात में, ये भी यहाँ पर मीनिंग नहीं दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, है ना। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक पेपर और सॉल्व कर लिया, यानी 4th पेपर सॉल्व कर लिया। आपको क्या करना है, आप अगर नहीं देख रहे हैं तो उनको ज़रूर से देखिए, और अगर आपको जो चीज़ लग रही कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप उसे ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें, या फिर डेली बेसिस पर रिवाइज़ किया करें। डेली बेसिस कहने मतलब है कि जैसे आप कोई टाइम सेट कर लें कि संडे को मैं रिवाइज़ कर लूँगा ये सारे वीडियोज़, एक मतलब कहते नहीं, थोड़ा तेज़ स्पीड में लगा कर 2 पिक्सल पे या 1.5 पे, ऐसे पे, तो उनको हम रिवाइज़ किया करेंगे। ऐसे कोई एक सेट कर लो और उसे आप रिवाइज़ किया करो डेली बेसिस पर। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छी हैं, तो उन्हें ज़रूर नोट किया करो। अप्रिसिएशन, अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे मैं ठीक कर रहा हूँ बिना किसी ऐप के या बिना किसी और ज़्यादा गैजेट्स के, तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया करिए, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, कुछ लिखने में क्या जा रहा है, लाइक कर दिया करिए वीडियो को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट व्यू है कि मैं सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएँ, है ना, और बढ़ जाएँ, बढ़ते तो बढ़ ही रहे हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं डेली से, और भी बढ़ते रहें। और आप थोड़ा सा कमेंट किया करें, कमेंट करने में हेजिटेशन ना दिखाएं, कमेंट किया करें, जाकि मुझे पता चलता है कि कौन कौन देख रहा है। अच्छा लगता है कमेंट को पढ़ना और उन पर रिएक्ट करना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें सब कुछ क्लियरिटी अच्छे से हो गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले पेपर के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।